Hello everyone. Our today's topic is arrival of Gandhi. In this video, we will try to discuss Gandhi's role in India, his initial struggle, that is Champaran, Ahmedabad, Kheda, and we will look brief history of Gandhi before his arrival. So let's begin. हम समझने की कोशिश करते हैं गांधी का इतना पावर और इतना इन्फ्लुएंस पूरी वर्ल्ड पे क्यों हुआ, इंडिया में ये इतने पॉपुलर क्यों हुए। इसकी वजह है साउथ अफ्रीका का इनका इनिशियल वर्क, जिसकी वजह से इतने पॉपुलर हो गया। ऑल दो इंडिया के बाद इनका मास बेस सपोर्ट बढ़ता है, पर ये इनिशियल फेज में ऐसा स्टेप लेते हैं, ऐसा मेथड अडॉप्ट करते हैं जिसकी वजह से इनकी पॉपुलरिटी बहुत गेन होती है। इनका पहला मेथड था एकदम इजी मेथड अपनाना ताकि मास बेस को कनेक्ट कर सके। ऐसा सिंपल मेथड लाते थे कि जो कि इजीली अडॉप्ट हो जाए मास के द्वारा, जैसे सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, किसी को भी अटैक कर सकता है। इतना सिंपल मेथड, ना इसमें किसी की जान लेनी है, ना किसी से लड़ाई करना है, सिर्फ धरने पे बैठना है, सत्याग्रह करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए। गांधी जी ने इसी के लिए नेट प्रैक्टिस किया साउथ अफ्रीका में, जिसका रिजल्ट मिला इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। ये हमेशा मानते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, क्योंकि ये लॉयर खुद थे जो कि इंग्लैंड से लॉ किया था और प्रैक्टिस स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, वो समझते थे कि इस टाइम सिचुएशन कैसी है, हमें कैसा स्टेप लेना चाहिए। ऑल दो इनिशियल फेज में 1906 तक, 1894 से 1906 तक ये मॉडरेट फेज अपनाए थे। ऑल दो इनको उतना बेनिफिट नहीं हुआ 1904 से 1906 तक। ये मॉडरेट फेज अपनाए थे, मॉडरेट मेथड्स अपनाए थे, दैट इज 3 P's। बट लेटर रियलाइज हुआ इनको ये मेथड उतना काम नहीं करा, इसीलिए अपना गांधीयन फेज लेके आया 1906 के बाद। इनकी पॉपुलैरिटी उसकी वजह से ही बहुत बढ़ी। फिर बाद में ये समझते थे ब्रिटिश की रियल पावर और हमारी रियल पावर, ये समझते थे मशीन गन वर्सेस इंटेलेक्चुअलिज्म। ये जानते थे कि मास को अवेयर कराना, उनको एजुकेशन देना, इंटेलेक्चुअल बढ़ाना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग सस्टेनेबल है। ये हिस्ट्री पढ़ते थे, ज्योग्राफी को समझते थे, इसीलिए इन्होंने ट्रेन किया, मास को अवेयर किया रिगार्डिंग ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये जानते थे कि मास ब्रिटिश से लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनके पास स्किल नहीं है, ना वेपन्स है। ब्रिटिश हमें हरा देगा, वो छोटा है फिर भी, इसलिए ब्रिटिश के पास बहुत सारे पावर्स हैं। ऑल दो पूरे वर्ल्ड में 30% कंट्री पे रूल कर रहा था। अब हम समझते हैं गांधी जी का इनिशियल फेज कैसा था। गांधी जी प्रैक्टिस लॉ इन साउथ अफ्रीका। जैसा मैंने बताया, गांधी जी साउथ अफ्रीका में जब गए तो वहाँ अपना लॉ प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए किसी केस की वजह से। जो गुजरात का उनका है एक आदमी था अब्दुल्ला, उनकी वजह से उनको साउथ अफ्रीका भेजना पड़ा, और उनका 1 ईयर का जो टेन्योर था वो 21-22 ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। इनिशियल फेज में ऑल दो ये बोर्स और ब्रिटिश का साथ भी दिए, जिसकी वजह से इनको कैसरे हिंद टाइटल भी मिला। ऑल दो लेटर फेज में इनको रियलाइज किया जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे इंडियंस, एशियंस, उनके लिए लड़ना शुरू किए। पहला इनका सक्सेसफुल स्ट्रगल था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो 1906 में हुआ था। इसी के लिए, उसके तोड़ के लिए सत्याग्रह इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इसमें यह था कि जितने भी एशियाटिक थे, जितने भी ब्लैक इंडियंस थे, उनको रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा जहां ब्रिटिशर की डिमांड होगी। इसके खिलाफ भी सत्याग्रह किया और जीता। फिर ब्लैक इमिग्रेशन एक्ट, कुछ एरिया लिमिट कर दिया साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर ने कि ब्लैक इधर नहीं जा सकते, इसके लिए भी लड़ाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक मैरिज एक्ट जो हिंदू क्रिश्चियन के अगेंस्ट, अगर क्रिश्चियन की तरह नहीं है, सारे मैरिज नलिफाइड कर देगा, चाहे पारसी का हो, हिंदू का है और रिलीजन का हो, सिख का हो, तो वो नलिफाइड कर देगा, जिसका सेंटिमेंट हिट किया जो आगे इंडियन थे, एशियन थे। इम्पोजिंग टैक्स ऑन इंडियन इन साउथ अफ्रीका, ब्रिटिशर ने जो इंडियन बेसिकली लेबर थे जो यहाँ से ले गए थे ब्रिटिशर के द्वारा, इन पे 3 पाउंड का टैक्स भी लगाया। तो इन सब स्ट्रगल को गांधी ने जस्टिफाई किया अपने सत्याग्रह से और इनके लड़ाई किया, और इनका रेजोल्यूशन भी दिया, ब्रिटिशर से लड़के इनका राइट भी दिलवाया। इसी से इनकी पॉपुलैरिटी गेन होना स्टार्ट हो गई, इनको इंटरनेशनल फेम भी मिला। इसी पीरियड में गांधी जी 1915 में जब आया, इससे पहले इंडिया 1-2 बार आ चुके थे। एक बार 1899 में आए थे और एक बार 1901 में आए थे, कलकत्ता कांग्रेस सेशन भी अटेंड किया था। उसके बीच में ये लंदन भी गए थे 1908 में। अब हम समझेंगे आफ्टर अराइवल ऑफ गांधी, जो 1915 9 जनवरी के आए थे, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है उस दिन। जितने भी हमारे फॉरेन रूलर हैं, जितने भी फॉरेन इंडियन पीपल हैं, जितने भी उनके लिए प्रवासी दिवस, भारतीय दिवस मनाया जाता है।
रोल ऑफ गांधी इन ड्यूरिंग फेज ऑफ द कंट्री। इनिशियल फेज में गांधी जी ने इंडिया में जब लैंड किए तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि पहले हम इंडिया को समझेंगे, फिर हम कोई एक्शन लेंगे। इसीलिए आते ही उन्होंने बोल दिया मेरा कोई भी एक्शन पॉलिटिकल नहीं होगा। ऑल्दो उसी फेज में नॉन होम रूल मूवमेंट चल रहा था थ्रू आउट इंडिया एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। वो इनडायरेक्टली उसमें सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ही डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, वो न्यूट्रल रहते हैं। वो बोलते हैं कि मैं भारत भ्रमण करूंगा पूरे इंडिया में और समझूंगा कंडीशन, क्योंकि जानते थे कि इंडिया विलेजों से भरा हुआ है, विलेज का बना हुआ है और इंडिया एक विलेज कंट्री है। तो उनको समझेंगे, उनकी सिचुएशन क्या है, उनके अटायर को समझेंगे, खान पान को समझेंगे, उनकी भाषा को समझेंगे, तब उनका हम रियल प्रॉब्लम चैलेंजेस जो फेस करते हैं हम समझ पाएंगे। फिर हम कोई एक्शन या रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि कंक्लूजन पे पहुंचेंगे क्या करना है। इसी के लिए अब 1970 तक स्ट्रगल चलता रहा। इसी फेज में उनसे मिलते हैं राजकुमार शुक्ला, जो कि पहला स्ट्रगल गांधी जी का होता है, चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में प्रेजेंटली बिलोंग करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह वो है जहाँ पे ब्रिटिशर फार्मर्स को इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्सफुली करते थे और उनसे पेनल्टी मांगते थे, उनसे पैसा वसूलते थे ज़बरदस्ती। ऑल्दो इनिशियल फेज में 3 खटिया सिस्टम में बेनिफिट हुआ फार्मर को, 90s तक उनको फ़ायदा हुआ, क्योंकि तब तक जर्मनी ने सिंथेटिक डेवलप नहीं किया था, इस्टेब्लिश नहीं किया था या ग्रो नहीं किया था। इस फेज में चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में गांधी जी को बुलाया राजकुमार शुक्ला ने और कंडीशन बोला देखने के लिए, क्योंकि उनसे फोर्सफुली पैसा वसूला जा रहा था इंडिगो ग्रो करने के लिए। 3 कटिया सिस्टम बेसिकली होता है, जैसे हम समझेंगे 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, तो 20 कट्ठा में से 3 पार्ट पे हम इंडिगो ग्रो करने के लिए बोलेंगे। और उस पीरियड में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था 1914 से 1918, तब उन जो प्लांटर्स थे उनको रियलाइज़ हो गया था कि अब ये ग्रो नहीं करेंगे, इसलिए फोर्सफुली उनसे पैसा वसूल रहे थे कि ना ग्रो करने के लिए। इसी के लिए गांधी जी वहाँ पे जाते हैं। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कमीशन उनको ऑर्डर देता है कि आप ये छोड़ दीजिए। गांधी जी रिफ्यूज़ करते हैं क्योंकि वो जस्टिफाइज नहीं था, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट था। वो कमेटी बनाते हैं, जैसे राजकुमार शुक्ला, नंद किशोर, A.N. सिन्हा, ये सब कमेटी बनाते हैं, उनसे एक सर्वे कराते हैं। अबाउट 8000 से सर्वे कराया तो रिजल्ट निकल गया है ये इनका रूल जस्टिफाइड नहीं है। इसी के प्रेशर में आके जो ब्रिटिश की वहाँ की गवर्नमेंट थी एक कमेटी बनाती है, हेडेड बाय गांधी जी इटसेल्फ। गांधी जी को ही उनका अध्यक्ष बना दिया कमेटी का, और गांधी जी सजेस्ट करते हैं कि इनकी डिमांड जस्टिफाइड है, आपको फुलफिल करनी चाहिए। ब्रिटिशर ने इनकी गांधी जी की बात इनिशियल फेज में डिसएग्री किया, ऑल्दो बाद में मान लिया, और उनका एक कंक्लूजन था कि 25% अबाउट इनका रिफंड किया जाए जो भी इनसे एक्सेस वसूला गया है। तो ब्रिटिशर को 25%, जो ब्रिटिशर प्लांटर्स थे 25% रिफंड किया, और विद इन ए डिकेड्स उन्होंने ये एरिया छोड़ दिया। तो नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट आता है अहमदाबाद मील स्ट्राइक। ये डिस्प्यूट उस समय होता है, ये बेसिकली मार्च में होता है, उस फेज में होता है जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और प्लेग उस समय बहुत हाइपर स्केल पे था। इसी पीरियड में इंडस्ट्री को नुकसान होने लगा, तो वहाँ के इंडस्ट्रियल ओनर ने जो सैलरी थी, जो वेज था, 50% इंक्रीज कर दिया लेबरर का। तो लेबरर ने जब लेबरर इंक्रीज हो गया तो बहुत खुश हुए, ऑल्दो जब प्लेग चला गया, रिड्यूस हो गया, तो उनकी सैलरी फिर नॉर्मल कर दी। इसी के बिहाफ पे जो वर्कर थे वो प्रोटेस्ट करने लगे। अनुसया साराभाई एक वहाँ की वर्कर थे, उन्होंने बुलाया गांधी जी को कि इसमें आप इंटरवीन करिए और हेल्प करिए, हमें जस्टिफाइज करिए और हमारी जो मांग है उनको जायज़ ठहराइए, हमारी जो राइट्स हैं उनको दिलाइए। गांधी जी यहाँ पहुँचे। इस पीरियड में आके गांधी जी ने डिमांड किया कि इनकी मांग जायज़ है। ऑल्दो गांधी जी ने पहले कुछ टाइम लिया उनको जो डिमांड थे उनको समझने के लिए, और जब ये 50% बोनस इंक्रीज कर दिया था तो जो ओनर थे फिर लेटर एग्री हो गए 20% बोनस इंक्रीज करने के लिए, पर जो वहाँ के वर्कर थे 35 इंक्रीज चाहते थे। गांधी जी ने स्टडी की, एक कमिटीज़ बनाई और एक सजेशन दिया कि 35 इनका वेज इंक्रीज होना चाहिए, जिसे बाद में ओनर ने मान लिया और मिल ओनर फिर से इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। तो ये गांधी जी की सेकंड जीत। फिर नेक्स्ट आता है हिडा, जो 1918 में हुआ था। इस फेज में वहाँ के फार्मर बहुत डिस्ट्रेस में थे, क्योंकि उस टाइम फेमाइन आया था, ड्रॉट आया था, और ब्रिटिशर का कोड ऑफ रेवेन्यू था, अगर 1/4 ऑफ क्रॉप नहीं जनरेट होती है तो टोटल
उनका जो भी पेनल्टी होगा, जो भी टैक्स होगा, माफ़ कर दिया जाएगा। पर ये ऐसा नहीं हुआ। तो फार्मर जो उनसे ब्रिटिशर टैक्स वसूलना चाहते थे, तो गांधी जी यहाँ भी इंटरवीन करते हैं और उनको बोलते हैं आप अपना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, सत्याग्रह जारी रखिएगा जब तक आपका राइट फुलफिल नहीं हुआ। तो इसी तरह खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी जी ने फार्मर को दिलाते हैं उनका राइट्स का हक, उनको हक दिलाते हैं और रेजोल्यूशन पास होता है कि जो आपका पेनल्टी या टैक्स भर सकते हैं उनसे वसूलिए, बाकियों से नहीं। ये सीक्रेटली पब्लिश करता है ताकि ब्रिटिश की इमेज का हार्म ना हो। इस तरह इनिशियल फेज में गांधी जी का स्ट्रगल एक लीड और एक रिमार्केबल अचीवमेंट के तौर पे आता है, जिससे पॉपुलरिटी गांधी जी की थ्रू आउट इंडिया स्प्रेड हो जाती है, विलेज विलेज में उनका नाम चला जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे रॉलेट एक्ट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। थैंक यू।